Mr. Udyan Vajpayee, Mr. Akhilesh Verma, Mr. Manish Pushkale, and Mr. Vivek Tembe. Swaminathan Ek Jeevani, and we have with us Mr. Akhilesh Verma, Mr. Vivek Tembe, Mr. Udyan Vajpayee, and Mr. Manish Pushkale. So before we start, I'd just like to introduce a bit about the book and the panelists. जगदीश स्वामीनाथन मूलतः तमिल भाषी होते हुए भी उत्तर भारत में पले बसे एक भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने चित्र बनाया, हिंदी में कविताएं लिखी, अंग्रेजी में कलालोचना लिखी। स्वामीनाथन का जीवन और कला एक दूसरे से इस कदर मिले जुले थे कि एक दूसरे के बिना उन्हें समझना बहुत मुश्किल था। कवि, कला प्रेमी प्रयाग शुक्ला जी ने रजा फाउंडेशन के एक विशेष प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये जीवनी लिखी, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। उदयन वाजपेयी जी देश के कवि विचारक हैं। आपने भारतीय सांस्कृतिक विमर्श पर बड़ा काम किया है। आपकी पुस्तक जनगण कलम ने गौण चित्रकला को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है और आप स्वामीनाथन जी को अपने 3 गुरुओं में से एक मानते हैं। विवेक टेम्बे जी एक चित्रकार व स्वामीनाथन जी के सानिध्य में उन्होंने अपनी कला यात्रा शुरू की। अखिलेश वर्मा जी चित्रकार व लेखक हैं। आप भी स्वामीनाथन जी के मार्गदर्शन में काम करते रहे और भारत भवन में अपनी सेवाएं देते रहे। मनीष पुष्कले जी एक चित्रकार व लेखक हैं और भारत भवन की प्रेरणादायी परिवेश में पले बड़े हैं। और मैं अब मनीष जी से अनुरोध करूंगी कि वो आगे चर्चा करें। नमस्कार मित्रों, वैसे तो यह सत्र स्वामीनाथन और उन पर लिखी प्रयाग शुक्ल जी की जीवनी पर केंद्रित है, लेकिन मंच अपने आप में वैविध्य से भरा है और स्वामी भी अपने आप में वैविध्य से भरे थे। तो ये पुस्तक एक निमित्त है। कुल मिला के भारत भवन के इस अंतरंग में पूरी अंतरंगता के साथ हम स्वामी के योगदान पे, भारत भवन के योगदान पर एक विमर्श करने का हमको अवसर मिला है और मैं उम्मीद करता हूं कि संभवतः आप लोगों को भी हमारे स्पीकर्स कुछ ऐसे मौके देंगे जो आपको कुछ सोचने के लिए भी बाध्य करेंगे, कुछ प्रश्नों के लिए भी विवश करेंगे। और भारत भवन अपने आप में एक ऐसा अप्रतिम उदाहरण है, ना ही सिर्फ भारत के संदर्भ में बल्कि पूरे विश्व के संदर्भ में, जो अब साफ साफ देखा जा सकता है, उसके योगदान को देखा जा सकता है और उसके होने से भारत ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर और सिर्फ चाहे कलाएं हों, चाहे साहित्य, संगीत, नाटक, कुल मिलाओ के कलाओं के तमाम परिसर भारत भवन के उल्लेख के बिना उनको हम ठीक तरीके से ना तो समझ सकते हैं और ना ही उनके बारे में आज के समय से सोच सकते हैं। मैं बातचीत शुरू करना, हाउ डू वी स्टार्ट? आई मीन, आर दे गोइंग टू बी ऑन द इंडिविजुअल माइक्स और कैसा? आप स्पीकर्स से मैं जानना चाहूंगा, आप लोग जी मैं ओके तो आप जानते थे। सबसे पहले तो इस पुस्तक से ही थोड़ा सा एक टेक ऑफ लिया जाए। इसमें ये मैं स्वामी को वैसे बहुत निकट से जानता था, बहुत करीब से जानता था और ये जीवनी का एक हिस्सा मैंने अपनी पत्रिका में समास में प्रकाशित भी किया था।
और ये जीवनी लिखने के कुछ मर्यादाएं होती हैं, आप कह लीजिए नियम है। तो एक मर्यादा ये है उसमें कि वो संस्मरणों से अलग होती है। ये जीवनी एक अलग किस्म की जीवनी है और मैं किसी उपलब्ध पैरामीटर से किसी को जांचना अनुचित समझता हूँ। इस जीवनी में जो जीवनीपन और संस्मरणात्मकता है वो गड्ढ-बड्ढ है, तो एक तरह से वो मिली हुई जीवनी है। और इसमें प्रयाग जी, मुझे बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया और उनको ये लगा कि क्योंकि मेरे बहुत गहरे संबंध स्वामी से रहे हैं, और तो वो जो इंटरव्यू है प्रयाग जी वाला वो टलता रहा, मैं ही टालता रहा, क्योंकि मुझे लगा कि ये बिल्कुल मैं 1 घंटे 1.5 घंटे में ऐसा आत्मीय संबंध तो कह नहीं सकता, तो वो टलता रहा। तो वो जो बचा हुआ हिस्सा है इस जीवनी का ही मान लीजिए विस्तार है, वो मैं कर देता हूँ। तो उसमें एक तो ये था कि मैं स्वामी के घर जाता था और जब वो 74 बंगले में रहा करते थे, और चूंकि हमारे बड़े भाई भी वहीं रहते थे तो हम टहलते हुए वहाँ पहुँच जाते थे। उस वक्त हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे फाइनल ईयर में। तो स्वामी शाम को, जो लोग स्वामी को थोड़े निकट से जानते हैं, कि स्वामी शाम को, वैसे तो वो भिक्षु जैसे लगते ही थे, लेकिन वो शाम को सचमुच बूढ़ा भिक्षु या मतलब ओल्ड मंक लगने लगते थे। तो वो ओल्ड मंक रम पीते थे और वो पीते रहते थे, मैं उनके साथ बिना कुछ उसके पिए ऐसा सुनता रहता था। और वो इस दौरान उन्होंने चित्रकला, इस दौरान उन्होंने दर्शन की परंपराएं दुनिया की, इस पर लगातार स्वामी बोलते थे। और स्वामी के बोलने में एक बड़ी खास बात थी कि स्वामी जहाँ एक सही वाक्य नहीं खोज पाते थे उसमें वो रुक जाते थे, तो उनका बोलना बड़ा अटपटा होता था। मानिए वो ये बोल रहे हैं कि वेल मालेविच यू सी वाज हिज इंटरवेंशन वाज, अब वो कहना चाहते हैं कोई शब्द तो लेकिन ये जो है उसमें भूले नहीं है, वो एकदम ठीक शब्द चुनने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तक वो ठीक शब्द नहीं आएगा, स्वामी अपने उपहासात्मक होने की कीमत पर वहाँ ठहरे रहेंगे। और उसके बाद वो फिर तरह तरह की बातें आपको बताएंगे। उस दौरान उन्होंने एक बड़ी महत्व की बात मुझे कही, कई महत्व की बात कही। उसमें एक ये उन्होंने बताया कि हमने लोक कलाओं, जो भारत भवन में मूर्तिमान हुआ, एम्बॉडीड है भारत भवन के विचार में, बड़ा दुर्भाग्य रहा कि भारत भवन में स्वामी के जाने के बाद उसका जो आधारभूत विचार है वो सरक गया। स्वामी का बहुत बड़ा हस्तक्षेप, जिसकी अनुगूंज लूव्र तक में गई, यानी पेरिस के दुनिया के बहुत बड़े संग्रहालय तक गई, वो ये थी कि टेक्नोलॉजिकली इंफीरियर समाज अगर आप किसी को कह रहे हैं, और ये पश्चिम का बड़ा शगल है कि किसी को भी नीचा दिखाना है, सो यू आर टेक्नोलॉजिकली इंफीरियर। तो टेक्नोलॉजिकली इंफीरियर सोसाइटीज नीड नॉट बी आर्टिस्टिकली इंफीरियर। और उन्होंने ये बताया कि समाजों का जो सांस्कृतिक रूप से संपन्नता है, उसकी टेक्नोलॉजी की जो समृद्धि है उसके से थोड़ा ही अलग होती है, कलात्मक समृद्धि है। उदाहरण उन्होंने दिया कि हम यूरोप की परंपरा में 15th सेंचुरी में जो लीनियर पर्सपेक्टिव आया, हमारे विद्वान बैठे हैं, आपको पता होगा, हम क्या बताएं कि लीनियर पर्सपेक्टिव असल में क्रिश्चियन टाइम का एक स्पेशल, आकाश के अर्थ में स्पेशल सेकुलर ट्रांसलेशन था। अब आप इसको याद रख लीजिए और बाद में समझ लीजिएगा। तो उसमें यह हुआ कि जैसे वो डिस्टेंस में होप होती है, क्रिश्चियनिटी के अंदर प्रॉमिस का विचार है, जुडाइज्म का आधार है वो प्रॉमिस, उसी तरह विंची आदि की पेंटिंग में जो वैनिशिंग पॉइंट है वो बना। तो हमारे देश में जब अंग्रेज आए तो हम टेक्नोलॉजिकल इंफीरियर लोग थे,
अंग्रेजों से उस किस्म की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। मैं इन्फीरियर तो नहीं मानता, इस सभ्यता ने चुनाव किया था कि हमको ये टेक्नोलॉजी में नहीं फंसना है। तो हमने जैसे ही वो आए, अंग्रेजों ने हमारे सारे मिनिएचर आर्टिस्ट को तो ड्राफ्ट्समैन बना दिया। और आपको पता है वो त्रासदी, आप स्वयं चित्रकार हैं, आप जानते हैं। स्वामी ने कहा कि हमारे जो ट्राइबल्स हैं वो ये लीनियर पर्सपेक्टिव के झंझट में पड़े ही नहीं, वो इसको बाईपास कर गए। और इसलिए उनकी जो चित्रकला है वो यूरोप की चित्रकला जहां पहुंचने की उसकी आकांक्षा है, जो पॉल क्ले इस किस्म के चित्रकारों में घटित हो रही थी, मालेविच वगैरह, उनमें वो पहले से हमारी परंपरा में मौजूद है। और ख्याल रखिए कि परंपरा को क्लेम करना पड़ता है, और हम भारतीय अपनी क्या हीन ग्रंथि के कारण अपने लोगों को क्लेम नहीं करते। हमने रामानुजन पे एक अच्छी बायोग्राफी भारत में नहीं लिखी। सबसे अच्छी बायोग्राफी महात्मा गांधी की हमने नहीं लिखी, सबसे अच्छी उनके कलेक्टेड वर्क्स छोड़ दीजिए। जो तेंदुलकर की लंबी बायोग्राफी है वो अनरीडेबली लॉन्ग है, यूरोप ने कई लिख दी। उसमें वो ये बताती हैं, मैं अभी रिसेंटली एक जेम्स डगलस की किताब पढ़ रहा था, उसने कहा कि भाई गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट वर्शिपर ऑफ क्राइस्ट। मेरा क्राइस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गांधी जी इस संस्कृति का उत्पाद थे। ये आपको निकालने के लिए जो बौद्धिक श्रम करना चाहिए वो हम करते नहीं हैं। स्वामी ने वो बौद्धिक श्रम न सिर्फ सैद्धांतिक स्तर पर किया, बल्कि उन्होंने भारत भवन में उस नए विचार कि सारे लोग चित्रकला करने में, क्रिएट करने में, कल्पना करने में टेक्नोलॉजी से स्वतंत्र हैं, और ये बहुत उच्च कोटि की कला है, किसी भी कला के साथ खड़ी हो सकती है, ये उन्होंने रूपांतरित किया, एम्बॉडी किया इस बिल्डिंग में। और इसलिए उनका योगदान मनीष जी ये स्थायी योगदान है। ये भारत के लिए नहीं है, भारत के, एशियाई देशों के, जो यूरोप की मार से, यूरोप की जो सिद्धांत की है उसके मारे हुए। आखिरी बात मैं सिर्फ कहना इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में आशीष नंदी कहते हैं कि दो मन हैं। एक तो भारत का यूरोप के एक सच्चे नकलची बनने का, ये धारा सावरकर रिप्रेजेंट करते हैं। सावरकर के जितने गांधी पे ऑब्जेक्शन हैं वो यहीं से आए, और गांधी भारतीय सभ्यता के नियोजन के लिए स्वयं भारत की संभावना से आविष्कार करते। ये दो धाराओं में गांधी के साथ स्वामी जैसे लोगों को जोड़ के देखा। विवेक जी, मैं आप पे आना चाहूंगा। अभी उदयन जी ने बड़ी सुंदर बात बीच में कही कि जो परंपरा है उसका क्लेम करना जरूरी है। आप स्वामी के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे, भारत भवन के समय ही नहीं बल्कि उसके पहले से भी। भारत भवन मतलब भोपाल में स्वामी और दिल्ली में स्वामी, आपने उनके दोनों फेजेस को देखा है। और आपको कहीं स्वामी की बात में ये जो उदयन जी कह रहे हैं ये ध्वनि क्या आपको याद है जब वो परंपरा के क्लेम की बात कर रहे हों? क्योंकि वो भोपाल में जो हुआ वो तो दुनिया ने देखा, लेकिन जो दिल्ली में हो रहा था उस समय आप उनके साथ थे। अगर आप उस समय के स्वामी के खुद के काम को देखें तो उसमें आपको उस परंपरा की झलक नज़र आती है। और वो जब यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ भारत भवन में म्यूज़ियम बनाने की जो बात शुरू की थी, तब उनका विचार ये था कि ये जो म्यूज़ियम बने ये मॉडर्न आर्टिस्ट या ट्राइबल आर्टिस्ट का न होके ये समकालीन कला का एक समग्र रूप वो इसमें यहाँ पे भारत के चित्रकारों का देना चाहते थे। ये कुछ मतलब एक दुखद वो बात कही है कि ये संभव नहीं हो पाया, और जो फाइनल डिस्प्ले हुआ उसमें नागर कला की अलग डिस्प्ले हुआ और ट्राइबल का अलग हुआ। अदरवाइज उनका विचार ये था कि सारे लोगों का समकालीन दृष्टिकोण के हिसाब से उनके सारे चित्रों की डिस्प्ले हो जानी चाहिए थी। दूसरा ये कि जब इसके कलेक्शन के लिए हम लोग सब इंटीरियर में जाने वाले थे, तब उन्होंने पहले तो कुछ वरिष्ठ चित्रकारों से उनकी शायद बात हुई थी, और सोचा ये गया था कि उन वरिष्ठ चित्रकारों के साथ हम लोग उनके मददगार के तौर पे जाएंगे
और कलेक्शन करेंगे। लेकिन शायद उनको ऐसा लगा कि ये करना बहुत बेहतर नहीं होगा, और उन्होंने हम जो स्टूडेंट पास आउट थे उनके कुछ ग्रुप बनाए और उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस और वो सब दे के, और उनका इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर था कि आप इंटीरियर में जाएंगे, आपको जो भी कलाकृति बहुत अच्छी या ऐसी लगे कि ये बेहतर है म्यूज़ियम के लायक, उसको आप लेके यहाँ आएंगे। आप किसी कलाकार को ये समझाने की कोशिश नहीं करेंगे कि उसने चित्र कैसे बनाना है, या अगर ठीक नहीं बना है तो उसको उसमें क्या सुधार करना चाहिए, उसके माध्यम के बारे में, कि अगर उसने मिट्टी का बनाया है, कच्ची मिट्टी का वो आपको दे रहा है, तो उसमें आपने कोई उनको सलाह और वो नहीं देना है। और वहाँ से जो जिस कंडीशन में जैसी भी कलाकृति बनी हुई है वो उनको आपको यहाँ लेके आना है, ये उनका वो था। अखिलेश जी, मैं आप पे आना चाहूँगा। जो विवेक जी जो बोल रहे हैं कि उनको कोई सजेशन नहीं देना है, आप स्वामी जी के साथ आपका भी इतना संबंध रहा है और संवाद रहा है, क्या वो व्यक्तिगत रूप से एक सजेशंस के खिलाफ थे या वो सजेशंस की स्वीकृति उनके यहाँ होती थी? मैं एक बहुत बड़े पैमाने पे ये प्रश्न रख रहा हूँ आपके साथ। सजेशन देना या उसके खिलाफ होना एक ऐसी कोई पोजीशन स्वामी की नहीं थी। स्वामी जो कला का अपना एक स्वरूप है जिसमें अचंभा शामिल है, उसकी तरफ उनका जोर रहता था अक्सर। स्वामी का जो कंट्रीब्यूशन, असली कंट्रीब्यूशन है, अगर हिंदुस्तान में हम देखें तो दो चित्रकार हैं जिनका बड़े स्तर पर कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने भारतीय समकालीन समाज को बहुत कुछ दिया है। एक मकबूल फिदा हुसैन, दूसरे जगदीश स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ने जो एक बड़ा काम किया, जो शायद वो किसी बने बनाए रणनीति के तहत नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ कला में अपने भरोसे के तहत कर रहे थे। उसका एक असर हम देखते हैं कि आज 4 लाख से ज़्यादा आदिवासी कलाकार अपने रोजी रोटी अपनी कला से कमाते हैं। ये काम कोई सरकार नहीं कर सकी, न कोई सरकार की योजना कर सकी। ये एक उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो मेरे ख्याल से अपने में बहुत अद्वितीय है कि आप कला को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर ले आए जहाँ वो सहज स्वीकार्य है। और भारत भवन में 10,000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ आदिवासी कलाकारों की संग्रहित की गई, और उसके बाद भी वो संग्रह जो है जारी रहा। तो स्वामी की ये जो दृष्टि थी कि वो आदिवासी जो जंगल में रहते हैं या जो तथाकथित सभ्य और शहरी समाज से कटे हुए हैं, वो किसी इन्फीरियर तरह के मनुष्य हैं, ऐसा नहीं है। वे भी उतने ही मनुष्य हैं जिसमें पेमा फत्या का होना और मकबूल फिदा हुसैन का होना एक ही घटना है। बराबर का हक है उन दोनों का एक कलाकार की हैसियत में। उसको न सिर्फ उन्होंने सिद्ध किया, आप ये भी देखें कि 82 में भारत भवन खुलता है और उसका गहरा असर पूरी विश्व की कला पे पड़ता है। इसके पहले जितने भी देश हैं वे अपनी आदिवासी संस्कृति के बारे में संकोच से बात करते थे और वो पिछड़े होने का एक प्रतीक की तरह देखा जाता था। और 18 साल में इतना फर्क पड़ा कि पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं जहाँ आदिवासी कलाकार रहते हैं और उनकी प्रमुख प्रदर्शनियाँ वे सभी देश लगातार आयोजित करने लगे और एक ऐसे नए संसार का उदय हुआ जिसमें हम अब आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह देखते हैं। मैं यहाँ पे बातचीत को थोड़ा सा दूसरे संदर्भ में आगे बढ़ाना चाहूँगा कि अब स्वामी जी को गए 25 साल हो जाएंगे, 2019 शुरू हो गया है। उनका पॉस्थमस रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सका। देश में उनको कई तरीके से याद किया जाता है, लेकिन एक चित्रकार को जिस तरीके से याद करना चाहिए उस रेट्रोस्पेक्टिव का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। वी ऑल बीइंग द पेंटर्स वी कैन अंडरस्टैंड दैट।
इसके बारे में कुछ मैं सुनना चाहूँगा आप सभी से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एक्चुअली स्वामी जी के यहाँ से जाने के बाद करीब करीब 38 साल का वक्फा गुजर गया है, और 38 साल बाद उनको हम यहाँ याद कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये भारत भवन का दायित्व है कि वो देश में उनके किसी अच्छे रेट्रोस्पेक्टिव का आयोजन करें, चाहे वो दिल्ली में करें या मुंबई में करें, और ये एक तरह से उनको सही ट्रिब्यूट होगा। आप अखिलेश जी, आप कुछ कहें इस पर? कुछ योजना चली थी और क्या हुआ, जरा वो भी पता लगे। एक रेट्रोस्पेक्टिव की योजना बनाई गई थी, और उसमें एनजीए में जो दिल्ली में है उनका एक प्रस्ताव था कि एक बड़ा रेट्रोस्पेक्टिव स्वामीनाथन का उस वक्त किया जाए, और उसकी कमेटी में अशोक जी चेयरमैन थे, और उसमें मंजीत बाबा, मृणालिनी मुखर्जी, कृष्ण खन्ना और मैं भी थे। तो हम लोगों ने एक पूरा प्रस्ताव तैयार करके सरकार को भेजा भी था, और उस पर जो होने वाला खर्च था वो उन्हें कुछ इतना ज़्यादा लगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कम था। हम लोगों ने बहुत मॉडरेट और बहुत सोच समझ करके कि ज़्यादा खर्च ना हो। उस वक्त कोई बामुश्किल 70 लाख रुपए की योजना वो थी, जिसमें उनकी 4 पुस्तकों की प्रकाशन की भी योजना थी। उस स्वामी एक बहुत बड़े चिंतक भी थे, और कला पर उन्होंने बहुत सारा लिखा भी है। तो एक पुस्तक उसी की हो, एक उनकी कविताओं की और उन पर लिखी कविताओं की, और एक उनकी जो दूसरी तरह की राइटिंग्स हैं जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप के वक्त स्टडी किया था, वो भी अभी तक अप्रकाशित है। एक वो और एक प्रदर्शनी का कैटलॉग। तो ऐसा हम लोगों ने एक योजना बनाई थी, मगर वो हो ना सकी। और इसका एक कारण ये भी है कि हमारे देश में आज तक आज़ाद हुए 70 साल हो गए, कोई संस्कृति नीति नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। तो वहाँ पर जो लोग भी नियामक संस्थाओं में बैठे रहते हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं रहता है कि हमारे देश के कलाकारों के साथ क्या किया जाए। और शायद उनके लिए ये भी रहता है कि ये लोग तो कुछ ऐसे ही कुछ करते रहते हैं, इनका कोई योगदान नहीं है, या ये समाज के लिए ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं जिसको हम रेखांकित करें। तो ये एक बड़ा हमारे यहाँ ड्रॉबैक है। इस प्रश्न के पीछे एक उद्देश्य ये भी था कि जो हमारे BLF के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके पास एक ये संदेश पहुँचे कि अगले साल एक प्रदर्शनी की संभावना ये बनती है, स्वामी का रेट्रोस्पेक्टिव भोपाल में ही क्यों ना हो सके। इस बारे में एक परिचर्चा तो होनी चाहिए। उदिन जी, मैं एक जिज्ञासा पे आता हूँ। जो स्वामी के चित्रों पे अगर हम केंद्रित करें अपने आप को, तो जो उनके शुरुआती दौर के जो चित्र हैं, फिर बीच में जो बर्ड माउंटेन सीरीज है, और अंततः वो जो कर रहे हैं, तो उन जब को हम रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं तो देयर इज अ काइंड ऑफ अ फुल सर्कल, एंड यू मेंशन्ड अबाउट दैट। उसके बारे में, क्योंकि कुल मिला के स्वामी पे जो बातचीत की संभावना या विमर्श की जो पॉजिटिव संभावना है, वो मुझे सिर्फ यही दिखती है। देश भर में याद किया जाता है, कभी मार्केट के संदर्भ में, कभी उनके, क्योंकि उनका जो वितान है स्वामी का, उनका जो स्पेक्ट्रम है वो इतना बड़ा है, वर्णिका इतनी बड़ी है, उस पर एक आदमी बात नहीं कर सकता। जो लोग बात कर सकते हैं वो संयोग से यहीं मध्य प्रदेश में ही हैं, आप ही हैं या अशोक जी हैं। ऐसे चंद लोग हैं जो जिन्होंने वो समय उनके साथ गुजारा है और उस पूरे वितान को देखा और समझा है। स्वामी की बारे में अगर हम बात करते हुए जनगण सिंह शाम की बात न करें तो उनकी कहानी अधूरी है। स्वामी उन बड़े चित्रकारों में हैं जिन्होंने अपने चित्र तो बनाए, लेकिन जिन चित्रकारों में संभावना थी उनको उन चित्रकारों के लिए भी उद्घाटित किया। और ये बहुत बड़ा काम होता है। मैं इसका हमेशा तुलना पिकासो के काम से करता हूँ। पिकासो ने जब अफ्रीकन मास्क ढूंढा, उसको मिला, तो उसने क्यूबिज्म का, आपको पता है कि उससे जन्म हुआ, क्योंकि उसमें जो कट्स थे उससे क्यूबिज्म, लेकिन उसकी अपनी पेंटिंग बनी, द विमेन ऑफ द एवियन। लेकिन
स्वामी ने उससे स्वयं प्रेरणा तो ली, लेकिन उन जनगढ़ या प्रधान चित्रों या भूरीबाई या इन सब को, भीलों को, उन्होंने उसकी जगह दी थी जो पिकासो ने नहीं की। मैं एक बार पेरिस में गोगा की एग्जीबिशन देख रहा था, उसमें वो ताहिती से लाए हुए छोटे छोटे स्कल्पचर्स थे और मुझे वो स्कल्पचर गोगा से ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और स्वामी ने अपनी जो चुनौती है वो अपने इस आदिवासी चित्रकला के, आदिवासी गलत शब्द है, वो चित्रकला के रूप में साथ में रखी। ये बड़ी बात होती है कि स्वामी ने आधुनिक चित्रकला को प्रश्नांकित करने का पूरा जोखिम उठाया। और आप याद रखिए कि एक समय में आके जब जनगढ़ ने आत्महत्या की, ये हमारे मित्र हैं अमित दत्ता, बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, उन्होंने पूरी किताब इस पे लिखी है कि आखिर जनगढ़ सिंह श्याम की मृत्यु का हमारी आर्ट हिस्ट्री के संदर्भ में क्या अर्थ है, वो क्यों नहीं जी पाया इस आधुनिक परिवेश में। तो एक तो बात जनगढ़ की है, दूसरे उनके चित्रों की ये है कि स्वामी ने की जो प्रेरणाएं हैं, जैसे कि हर महान कलाकार की होती हैं, वो ट्राइबल चित्र भी हैं और मिनिएचर चित्र भी हैं। और ऐसा कोई चित्रकार मैंने नहीं देखा, मैं अल्पज्ञ हूँ, कि वो दोनों के संयोग को अपने चित्र में ले आए और इन्फ्लुएंस की तरह नहीं, उसका एक नया रसायन पैदा करे, उसकी एक नई केमिस्ट्री ऑफ द विजुअल इमेज। इसलिए उनके चित्र में जो प्रतीक हैं वो मुझे कभी कभी लगता है कि वो सभ्यता के भी प्रतीक हैं। हाँ, क्योंकि ये जो अर्बन और रूरल का जो डिफरेंस है या उसको जो यूनियन जो क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल। आप देखिए भारतीय ट्रेडिशन में हम वन को और शहर को के बीच में हमारे यहाँ डायकोटमी नहीं रही, यूरोप में रही। हमारा ऐसा एक महाकाव्य नहीं है जिसका मुख्य चरित्र अरण्य में नहीं जाता। यूरोप में चूंकि वो ग्रीक ट्रेडिशन से आया है, तो सिटी रिपब्लिक्स जो बने, उनके लिए सिटी वॉज ए प्लेस टू परस्यू हायर गोल्स एंड रेस्ट जो बाकी था, शहर ही वो जगह थी जहां आप श्रेष्ठ या उच्चतर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना करते थे। और जो बाकी गांव थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो आज हमारा देश बन रहा है। ये ग्रीक मॉडल की सिटीज हैं, ये भारतीय शहर, नो स्मार्ट सिटी इज एन इंडियन फॉर्म ऑफ सिटी, दे आर ऑल ग्रीक सिटीज। तो ये ग्रीक मॉडल पे बनाया। स्वामी ने एक ऑल्टरनेट मॉडल रखा अपने चित्रों में। अगर आप स्वामी की पेंटिंग देखें तो वो सांस्कृतिक राजनीति उसके अंदर अनुस्यूत है, इंटरवोवन है उसके अंदर। और ये मैं मनीष समझता हूँ कि ये स्वामी को, मेरे एक वैदिक स्कॉलर बड़े दोस्त हैं फ्रांस के, दुनिया में उनका बड़ा नाम है, शाल मालमूट नाम है उनका, वो भोपाल आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि आपको स्वामी के सभी निबंधों की किताब और उनके अनेक भाषाओं में अनुवाद रिलीज करना चाहिए, क्योंकि स्वामी 21वीं शताब्दी का बहुत बड़ा विचारक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उनका सोच और उनके चित्र, इनमें एक कंटिन्यूम है। जबकि पिकासो में भी एरोगेंस ऑफ मॉडर्निटी और उसका ट्राइबल के प्रति जो रवैया है, उसको रूपांतरित उसके चित्रों में आप करते हैं। तो स्वामी के चित्रों पर जब आप बात करेंगे, जो तुम सही कह रहे हो, कि तो आपको इस सभ्यता के संकट की बात करना पड़ेगी। ये भारतीय सभ्यता जहां हमने ऊंच नीच ला दी है अपने टेक्नोलॉजिकल उससे, फिर जो शक्ति संपन्न है वो ज्यादा मनुष्य होता है, उसके कमरे के बाहर एक चपरासी बैठा रहता है। तो और दूसरा, गांधी जी का ये देश नहीं है। स्वामी के न सिर्फ, अब उनका चरित्र देख लीजिए, स्वामी उसमें यहाँ पेड़ जो है उस पे आंगन में, उसमें बैठे रहते थे। अब कोई विश्वास करेगा कि ये मास्टर थिंकर, मास्टर पेंटर यहाँ बैठा हुआ है। एक अंतिम छोटी सी बात करके मैं करूँगा कि एक चौकीदार ने मुझे स्वामी की मृत्यु के बाद बताया कि उसको रात में स्वामी जी यहाँ दिखते हैं। तो ये बिल्कुल मुझे एकदम ये कोई मिस्टिकल बात नहीं लगी। स्वामी जी का भारत भवन और स्वामी जी के चित्र, ये एक ही सपने के दो पहलू हैं। ये एक नई समकालीनता का प्रस्थान बिंदु है। इट्स एन इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू आइडिया ऑफ कंटेम्परेरिटी। और मैं समझता हूँ कि ये दुनिया में किसी ने नहीं किया है।
और फिर हमने स्वामी को क्लेम करने का कोई प्रयास नहीं किया। विवेक जी, जब आप दिल्ली में, मैं गढ़ी के समय की बात कर रहा हूँ, जब स्वामी जी भी वहीं थे, हिम्मत भी वहीं थे और आप उसी समय वहाँ पे थे, क्या उस समय के स्वामी के मिजाज में आपको कुछ ऐसी संभावना दिख रही थी कि एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है ऐसा क्योंकि उनकी जो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी जो वो तो थी, लेकिन एक ऐसी आइडेंटिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन मेकर, इसकी संभावना दिखती थी क्या? एक्चुअली जब मैं वहाँ पहुँचा था तब स्वामी जो ललित कला का जो स्ट्रक्चर था उसको चेंज करने का प्रयास कर रहे थे, और ट्रिनाल होने वाला था, और ट्रिनाल के लिए काफ़ी सारे लोग बगाए हुए थे, और उसी के साथ साथ नेशनल भी होने वाली थी। तो नेशनल की जब जूरी हुई तो उसमें एक अवार्ड ऐसा घोषित हुआ था स्कल्पटर का कि वो कन्वेंशनल मीडियम नहीं था। तो जो वहाँ के काफ़ी बुज़ुर्ग और प्रस्थापित स्कल्पटर्स थे, उन्होंने थोड़ा सा इसका विरोध किया, स्वामी से कहा कि स्वामी ये जो स्कल्पचर है ये तो स्कल्पचर है ही नहीं, स्कल्पचर मृणालिनी मुखर्जी का था जो थ्रेड से बना हुआ था। तो उस पर उनकी काफ़ी वो थी। तो स्वामी ने उसके बारे में काफ़ी सारी ऐसी बातें बताई कि भाई देखो ये सारी चीज़ें हैं, और उसी संदर्भ में उन्होंने फिर ट्राइबल आर्टिस्टों को याद किया कि कला के सृजन के लिए माध्यम कोई एक ऐसा ठहरा हुआ वो नहीं है कि हमको इसी माध्यम में काम करना चाहिए। खुद उनके काम के इसमें भी अगर आप कहें देखें तो उनका जो अप्रोच था पेंटिंग के प्रति वो वैसा नहीं था जैसे नॉर्मली सारे लोग करते हैं। वो जितना रंग लगाते थे उससे ज़्यादा रंग मिटाते थे। मतलब उनके इसमें मैंने ये देखा था कि उनको लिंसीड ऑयल कम लगता था, टार्पिन ज़्यादा लगता था। वो पेंट जो है वो ब्रश से केवल बैकग्राउंड लगाते थे, वो बैकग्राउंड भी उस तरह से नहीं लगाते थे जैसे कि सामान्य मतलब चित्रकार जो अपने इसमें एक सो कॉल्ड ग्राउंड लगाते हैं। वो पीला रंग लगाते थे तो ऐसा लगता था जैसे उन्होंने आकाश को प्रकाश से भर दिया। रोलर से वो पहले किसी पत्तियों के उस पर रंग लगाते और फिर वो पत्तियां रोलर से उस पर दबाते थे, और लोग उसको देख के ये हैरान होते थे कि ये बारीक बारीक पत्तियां उन्होंने कैसे बनाई। और वो मजाक में कहते भी थे। एक बार सियारे साहब ने पूछा, जो उन दिनों नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर थे, कि स्वामी तुम इतना बारीक काम करते हो, तुम्हें बहुत समय लगता होगा। तो स्वामी ने भी यही कहा कि हाँ, मैं 2 नंबर के ब्रश से बारीक तो लगाता हूँ। तो ऐसा उनका काम था। मीडियम को लेके वो काफ़ी प्रगतिशील थे, और ट्राइबल आर्ट को लेके और नागर आर्ट को लेके वो चाहते थे कि एक कोई सॉलिड प्लेटफॉर्म बने। तो जब ये भारत भवन की कल्पना और ये सब कुछ काम चल रहा था तब उन्होंने मुझसे कहा, जब मैं ऑलरेडी वहाँ पे नेशनल म्यूज़ियम में जॉब करने लगा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार ऐसा वहाँ पे कुछ एक बड़ा वो होने वाला है, तुम चलोगे क्या? तो मैंने कहा हाँ, जैसा आप कहेंगे। तो बोले नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर उनके कहने से यहाँ हम आ गए। हमारे साथ हमारे और भी बहुत सारे मध्य प्रदेश के नवयुवक चित्रकार थे जो उस समय इन्होंने यहाँ ज्वाइन किया, और ये सपना सोचा था कि भारत भवन एक कोई अद्वितीय संरचना बने। अखिलेश जी, एक आपसे प्रश्न, स्वामी जी का आप पर प्रभाव? स्वामी जी से जो भी मिला होगा मेरे ख्याल से सभी पर स्वामी का प्रभाव छूटता है। और जो मिस्टिक की बात उदिन ने अभी करी थी, तो वो उनके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती थी जो सुनने में आपको अजीब लगती हैं। जैसे कि एक बार वो अपनी पेंटिंग में क्रॉस हॉपर बनाना चाह रहे थे, और वो उनको उसका ड्राइंग नहीं मिल रहा था, ना बन रहा था, ना कुछ हो रहा था, और क्रॉस हॉपर उनके जल पे आकर बैठ गया। और एक बार वो लेडी बर्ड बनाना चाह रहे थे जो कि अमेरिका में पाई जाती है, और उसका भी कोई फोटोग्राफ नहीं मिल रहा, ना कोई ड्राइंग उनसे, और वो लेडी बर्ड आके वहाँ बैठ गई। तो ये जो मिस्ट्री है स्वामी के साथ, इट वाज वोवन। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें और ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती रहती थी और होती भी थी, और ऐसा हम लोग भी कई बार देख पाते थे कि कुछ मन में तय करके गए कि स्वामी को ये आइडिया देंगे और इस पे बात करेंगे, भारत भवन में ये कुछ होना चाहिए। और वो दरवाज़ा खोलते थे, उनके घर गए बात करने, और उन्होंने दरवाज़ा खोला और फिर थोड़ी देर बाद वो खुद ही बात करने लगते थे जो आप सोच के आए हो उसके बारे में। तो ये भी जो है ये विचार
कहाँ से कहाँ चले जाते। वो किताब को लेकर के भी उनके बारे में ऐसा था कि वो किताब पढ़ते हुए नज़र नहीं आते थे, एक ही किताब पढ़ते थे जीवन में। वो नहीं डॉन, वो क्या थी वो फिल्म बनी जो मारियो पुज़ो की गॉडफादर, या बस वही पढ़ते रहते थे सारे समय। आप जब भी जाएंगे तो गॉडफादर पढ़ते मिलेंगे। और फिर आपके हाथ में कोई किताब है तो वो थोड़ी देर लेंगे, देखेंगे, हाथ में रखेंगे, एंड देन ही विल टॉक अबाउट द बुक एंड ही हिमसेल्फ लिटरली बिकेम द गॉडफादर। सो ये जो चीज़ें उनके साथ होती रहती थी वो भी मिस्टिकल थी, और मिस्ट्री उनमें बहुत सारा छुपा हुआ था। नहीं, मैं ये प्रभाव की बात इसलिए कह रहा था क्योंकि स्वामी एक उन कलाकारों में से हैं जो अब फिजिकली हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी वैसा का वैसा बना हुआ है। तो किसी की प्रेजेंस तो हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन एब्सेंस भी लगातार इतनी फर्मली प्रेजेंट है। मैं अपने संदर्भ में थोड़ी सी ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो बाल मानस है उस पर कुछ छायाएँ, कुछ घटनाएं जो बहुत सारी चीज़ें भविष्य की तय कर देती हैं। मेरे संदर्भ में भी यही हुआ कि जब मैं 10 वर्ष का हुआ तो मेरा 10वां साल जो है जीवन का, फर्स्ट डिकेड ऑफ माई लाइफ, उसके एक तरफ भारत भवन का प्रकाश में आना है 1982, और 1984 इज भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो वो 10 साल के मानस से आने वाली बहुत सारी भविष्य की गतियाँ और गतिविधियाँ तय हो गई। सो दिस इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्सन, ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द एंड द एयर। एक शहर, मैं हमेशा अपने परिचय में कहता हूँ, आई नेवर बीन टू एनी आर्ट कॉलेज, तो आई से दैट आई एम अ रिजल्ट ऑफ एन आर्ट इंस्टीट्यूशन, नॉट एन आर्ट कॉलेज। भारत भवन नहीं होता तो संभवतः मैं होता, पर शायद ऐसा नहीं होता। आप लोगों को ऐसा लगता है कि भारत भवन नहीं होता तो कुछ परिवर्तन होता, या कुछ क्या फर्क होता? अखिलेश, भारत भवन होने के पहले मध्य प्रदेश का अगर हम सिनारियो देखते हैं तो हम लोगों के सामने कोई राह नहीं थी, और हमारे जो सीनियर थे उनसे अगर आपने बाय चांस कहा कि भाई एग्जीबिशन करना है, अरे क्यों कर रहे हो, पैसे खर्च होंगे, इसमें क्या धरा है और करने की क्या ज़रूरत है, इस यानी आपको हतोत्साहित ही किया जाता रहा है। और अच्छे वो ख्यातनाम कलाकार होते थे प्रदेश के, और वो उनका अपना काम चलता रहता था, मगर एक युवा चित्रकार के लिए ज़मीन तैयार करने का कोई काम उन्होंने कभी नहीं किया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माई ऑल ग्रेट सीनियर आर्टिस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मगर जब भारत भवन बनता है तो मध्य प्रदेश के सभी कलाकारों को, जो शहर में रह रहे हों या जंगलों में या गाँव में, उन सबको समान अवसर मिले उन सारी चीज़ों को पाने के। और उसका एक असर ये भी होता है कि भूरी भाई अमेरिका में अपनी एग्जीबिशन करती हैं, या बच्चू श्याम लंदन जा करके अपनी प्रदर्शनी करना। ये सारे रास्ते स्वामी के खोले हुए रास्ते हैं, जिन पर आज हजारों मध्य प्रदेश के ही नहीं, प्रदेश के बाहर के लोग भी उससे प्रेरणा पाते हैं और उस राह पे चलते हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको इसमें जोड़ूंगा कि स्वामी वैसे तो भारत भवन में रहते थे पूरे वक्त, लेकिन वो आपको ना नाटक देखने या बहुत सारे कामों से करने से डिसवेट करते थे। मान लीजिए आप आए तो वो आंगन में बैठे हैं, तो उनको पता था कि हम थोड़ा नाटक वाटक देखने आए हैं, तो वो हमको अपने पास बुला लेंगे, और फिर इतनी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करेंगे कि आप भूल ही जाएंगे कि अंदर बैठे कोई बड़ा भारी गवैया गा रहा है या कोई बड़ा भारी नाटक चल रहा है। तो वो थोड़ी बात आपको करेंगे और कहेंगे बैठो तो सही, बैठो तो सही। आप बैठे रहेंगे और फिर ही सी टू इट कि अब 7 बजने को हैं। अब इसमें एक छोटा सा किस्सा है कि वो एक बार बनारस गए, तो स्वामी बड़े प्रश्नाकुल व्यक्ति थे, बड़ा क्वेश्चनिंग माइंड। जो सच्चा मार्गी व्यक्ति होता है उसका धर्म यही होता है, उसकी क्वालिटी है कि वो सवाल उठाता है। तो वो बनारस गए तो जहाँ के जो साधु वगैरह थे उनसे कुछ ज़्यादा महत्व के सवाल पूछने लगे। शाम हो रही थी, थोड़ा धुआं उठ रहा था, तो साधुओं ने जवाब न देना पड़े इसके लिए एकदम कहा एक दूसरे कि चलो भाई गंगा का समय हो गया, मतलब गांजा पीने का समय हो गया। तो सब उठ के चले गए। तो स्वामी का एक जुमला था। तो हम ऑक्टावियो पाज का एक दिन लेक्चर सुनने दिल्ली गए, तो 7 बजे, ऑक्टावियो पाज उनके बड़े मित्र थे स्वामी के। स्वामी पे उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता भी लिखी है। तो
7 बजने लगे, मैं और वो बैठे सुन रहे थे, तो उन्होंने बार बार घड़ी दिखाई, मेरी घड़ी को ऐसे ऐसे करेक्ट किया, तो मैंने उनकी तरफ देखा, धीरे से कान में कहा, अब तक गंगा का समय हो गया। मतलब उनकी गंगा जो थी वो दूसरी बहती थी। ये बात उदयन ने बड़ी अच्छी कही और इसका तो भोगी मैं भी हूँ। कारण जी यहाँ पर नाटक होता था, कारण जी के, तो उनकी बड़ी इच्छा रहती थी कि हम लोग नाटक देखें, तो वो जेब में 2-4 टिकट लेकर के खड़े रहते थे सीढ़ियों पर। तुमने नाटक देखा? नहीं देखा, ये लो टिकट, जाओ ना। आप टिकट लेके आगे चले तो उधर स्वामी जी बैठे, किधर जा रहे हो, किधर फिर आप उनके साथ बैठे, तो वो ऐसे कई नाटक उन्होंने मिस कराए। स्वामी पे बातचीत के लिए ये समय तो भरपूर नहीं है, और स्वामी का इतना बड़ा उनका रेंज है कि वी नीड द होल डे फॉर इट। लेट मी इनवाइट सम पॉइंट्स और सम पॉइंट ऑफ व्यूज और सम क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस। यहाँ पे सब लोग, कुछ लोग हैं जिन्होंने स्वामी के साथ समय बिताया है, कुछ प्रश्न हो सकते हैं। Swami's paintings are displayed by Bharat Bhavan. उनकी जो पेंटिंग्स हैं भारत भवन ने अपने कंटेम्प्रेरी आर्ट में डिस्प्ले की हुई हैं। आप देखना चाहें? Yeah, just behind this wall, one of the finest collection of the Indian contemporary art of 80s is just here. I request all of you, not only Swami in fact, because this whole collection is made by Swami, so everything is Swami. तो आप सब लोग एक बार जरूर देखें। जी, आपके लिए माइक एक। आयोजकों को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने स्वामी पर ये आयोजन रखा। इट इज़ रियली अ हार्ट वार्मिंग सेशन। जब भारत भवन का उद्घाटन हुआ था तब उस वक़्त हम लोग यहीं काम करते थे भोपाल में, और वो एक बहुत ही उत्साहवर्धक एक समय था जब भारत भवन की स्थापना हुई और इंदिरा गांधी जी ने उसका जब उद्घाटन किया खुले मैदान में, वो रॉक जो बना हुआ है, तो उन्होंने जो छोटा सा भाषण दिया था तब उसमें उन्होंने कहा था, विद पीपल लाइक स्वामी कारण जी, भोपाल इज गोइंग टू बिकम द आर्ट कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। ये एक लाइन उन्होंने तब कही थी और वो हमेशा दिल में रही। और तुरंत बाद ही जो भारत भवन में इतने बढ़िया प्रोग्राम्स हुआ करते थे, चाहे वो कारण जी के नाटक हों, जो उनका बाजीराव पेशवा था, कितने बार नहीं देखा होगा हम लोगों ने यहीं बहिरंग में, कितना बढ़िया था वो। घासीराम कोतवाल। हाँ, घासीराम कोतवाल, यस। और वो उसमें पेशवा का भी बड़ा अच्छा एक चरित्र है जो कि स्टेड इन द माइंड। तो जो स्वामीनाथन जी का व्यक्तित्व था वो इतना आकर्षक था। और उसके बाद कई साल बाद हम लोग चले ही गए थे भोपाल से और दिल्ली में रहे। जब करीब लगभग 14-15 साल बाद वापस आए तो मैं भारत भवन आई और मैंने पूछा कि स्वामीनाथन जी कहाँ दिखेंगे, मिलेंगे, तो पता चला कि वो अब नहीं हैं। और अक्सर जो मैं उनके बारे में सोचती हूँ, एक तो उनका व्यक्तित्व इतना सरल और बहुत ही इम्प्रेसिव था। तो उन्होंने उस वक़्त एक गैलरी फोक आर्ट की बनाई हुई थी और उसमें वहाँ पर कई ज़िलों से उन्होंने ट्राइबल आर्ट टेरिकोटा के वर्क्स इकट्ठे करवाए थे। यंग स्टूडेंट्स को भेज करके उनको कमीशन करके पूरा एक कलेक्शन किया था। और उसमें एक छोटा सा सेगमेंट था जिसमें अलग अलग करीब 32 ज़िलों के, मध्य प्रदेश के 32 ज़िलों के हाथी का एक कलेक्शन था। पता नहीं आप लोगों में से किसी को याद होगा। और हर ज़िले का हाथी का आकार और स्वरूप बिल्कुल भिन्न था। It was amazing how there were 32 different types expressions of an elephant. और उसमें एक था जो बिल्कुल गोलाकार, मुझे याद नहीं कौन से जिले का था, टेराकोटा का गोलाकार का एक हाथी था। सरगुजा।
वो शायद सरगुजा कर रहा होगा, which reminded me of an American artist जिसके कार्टून्स में वैसा हाथी डिपिक्ट होता था. So art is of a universal nature. It may be in the interiors of Sarguja or maybe somewhere in the Western world. It was absolutely enchanting, amazing beyond words. और अभी जो ये मैं फोटो देख रही हूँ, ये जो इन्होंने स्वेटर पहना है, जो मुझे याद है, हम लोग जब कभी भारत भवन कुछ देखने आते थे या ऐसे ही आर्ट गैलरी देखने आते थे, वो हमेशा यही स्वेटर पहने रहते थे. given to him by Hage. ये उनके दोस्त थे अम्बादास, उनकी पत्नी हैगे नॉर्वे की हैं. वो ये नॉर्वेजियन स्वेटर है, ये उन्होंने बना के लाया था. फिर ये कहीं एक बार घूम भी गया था तो दूसरा भी बना के लाई थी वो. तो वो एक I associate that sweater with Swaminathan's image, and I'm so thankful to you that after all these years I once again see the great man on the screen. और जो आपने retrospective कहा है, सबसे पहले वो भोपाल में ही आयोजित होना चाहिए. And I do hope it materializes one of these days. Thank you. We all feel that. We all feel that. I thank you very much. Thank you, Udayat ji. Thank you. स्वामी की उपस्थिति भारत भवन में हमेशा रहती है और हम लोग उसको कभी नहीं भूल सकते. उनकी अस्थियों का एक अंश जो है बाहर चौक का जो पेड़ है उसके अंदर हम लोग लेके आए थे और उसके नीचे लगाया था. मैं ख़त्म करना चाहूँगा स्वामी के एक दूसरे पक्ष से. स्वामी कविताएं भी लिखते थे और उनकी एक कविता पढ़ें, हमें पकड़ कर. समय ज़्यादा हो जाएगा, आई एम सो सॉरी. एक हिस्सा पढ़ देता हूँ. नहीं, मैं पढ़ूंगा तो बड़ी गांव का झल्ला. हम मानस की कोई जात नहीं महाराज. जैसे कौआ कौआ होता है, सुग्गा सुग्गा, और ये छतरी पूंछ वाले अबाबील अबाबील, तीर की तरह ढाक ढाक से घाटी में उतरता बाज बाज. शेर शेर होता है, अकेला चलता है, सियार सियार, बंदर सु बंदर, और कगार से कगार पर कूद जाने वाला काकड़ काकड़ काकड़. जानवर तो सही जानवर, जानवर तो जानवर सही, वनस्पति की भी अपनी अपनी जात होती है. केल केल है, दयार दयार, मगर हम मानस की कोई जात नहीं. आप समझे ना? मेरा मतलब इससे नहीं कि ये मंगल कोहली है, मैं राजपूत, और वो जो पगडंडी पर छड़ी टेकता लंगड़ाता चला आ रहा है इधर बामन है गांव का पंडित. और आपकी क्या कहें महाराज, आप तो पढ़े लिखे हो महाराज. Thank you for watching the session from BLF 2019. Kindly subscribe to our channel for more such videos.